रात लंबी भी है और तारीख भी, शब गुजारी का कुछ सामा करो दोस्तों, जाने फिर कब मिलना हो मुकद्दर में, अपनी अपनी कहानी कहो दोस्तों। जो 1973 में कानून आइन आया था उसमें इंडक्शन की एज 40 थी हाई कोर्ट की जजेस की। आजकल तो वैसे ही इतनी बुरी हालत है, टर्मिनल हेल्थ में है हमारी क्रिकेट इस वक्त। मुझे बचपन से शौक था, मैं कम लेवल पे एडवेंचर स्पोर्ट्स करती थी। एडवेंचर ब्रॉट दिस एडवेंचर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह का नया आगाज बोल न्यूज़ के साथ दुनिया बोल है के प्रोग्राम में आप सभी को वार्म वेलकम। जिससे सोनिया मेरे साथ मौजूद हैं, सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आपकी सुबह बहुत अच्छी हुई होगी, क्योंकि कल रात जो होता रहा उस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। हाँ इरशाद प्लीज। इरशाद भाई तो नहीं है, लेकिन मैं कहना ये चाहूँगा कि भाई रात लंबी भी है और तारीख भी, शब गुजारी का कुछ सामा करो दोस्तों, जाने फिर कब मिलना हो मुकद्दर में, अपनी अपनी कहानी कहो दोस्तों। ओहो, कहानी? कौन सी कहानी की बात? ये कहानी जो है, जो सियासी कहानी कल होती रही है वो वाली कहानी है। कौन सी सियासी कहानी, जरा पता इस सियासी कहानी समेत दीगर कहानियां यानी दीगर बड़ी खबरों पे पहले नजर डालते हैं। हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद आईनी तरमीम पर मामला तय ना पा सके। कौमी असम्बली का इजलास सारा दिन इंतजार के बाद शुरू होते ही खत्म। सरकार आज के इजलास में आईनी तरमीम मंजूर कराने को तैयार। मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत हर सूरत दरकार। चैंपियंस कप के एक्शंस के दौरान बासित अली एक्शन में आ गए। इवेंट के मेंटोर शोएब मलिक पर सट्टेबाजी का संगीन इल्जाम है। चंद व्यूज की खातिर बगैर किसी प्रूफ के इल्जामात की चलन क्रिकेट की रूह के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकती है, बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। जमीन की हिफाजत कीजिए, क्योंकि इसके सिवा हमारा कोई घर नहीं। इसकी हिफाजत के लिए ओजोन का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी, लेकिन ये कैसे किया जाए? वर्ल्ड ओजोन डे पर माहिर माहौलियात से जानेंगे। और जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। साकी अयाज एहसन अयाज एक माह में दूसरे आलमी इवेंट जीतने के करीब। अमेरिका में जारी इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप के लिए फाइनल में जगह बना डाली। फख्रे पाकिस्तान में आज होंगे हमारे मेहमान। वो शेक्सपियर कह गए थे टू बी और नॉट टू बी, तो कल पूरा दिन वही होता रहा। इजलास अभी होगा, अब होगा, तब होगा। हुकूमत के दावे वादे और कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन कल सारी रात की एक और कहानी भी तो है ना। एक बहुत अच्छी कहानी है, वेरी वेरी ओवरवेलमिंग। और वो ये कि पाकिस्तानियों, जब आज सुबह आप उठे होंगे तो आपको पता चला होगा कि पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो कम हो गए हैं, थोड़ा रिलीफ मिल गया है हमें। तो एक अच्छी चीज़, इस अच्छी चीज़ से हम आगाज़ कर रहे हैं कि भाई पेट्रोल की कीमत 10 रुपये कम हुई है। डीजल की कीमत जो है उसमें 13 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर की कमी हुई है। और वजारत ख़जाना ने यह एलामिया जारी कर दिया है, और इस एलामिया के मुताबिक आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के पेश नज़र ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये रद्दोबदल कर दिया है। और बयान में भी कहा गया है कि कीमतों का ऐलान आइंदा जो है वो हो जाएगा 15 दिनों में, 15 दिनों तक इसका इतलाक होगा। तो खैर फाइनली समथिंग गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एक के व्हाट्स नेक्स्ट इज, कल जो होता रहा हमने देखा कि कुछ कैफियत होती है गुमगू की, कुछ कैफियत होती है कन्फ्यूजन की, और कुछ कैफियत दीगर कैफियत होती हैं। लेकिन कल तो हमारी समझ में ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। और जिसको फिल्म का बड़ा मशहूर डालोगे क्या, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वक्त पे वक्त आता रहा। और वो वक्त ये था कि समझ नहीं आ रहा था कि होगा क्या, क्योंकि आईनी तरमीम करनी है हुकूमत ने, और उस आईनी तरमीम के लिए जो है वो कानून साजी उन्होंने करनी है। और उस कानून साजी के लिए कहा तो ये जाता रहा कि नंबर हमारे पास पूरे हैं, लेकिन वो कैसे नंबर पूरे हैं? अरे ये तो अधूरे हैं। जी हाँ, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान नहीं मान रहे ना। कल हमने देखा कि बहुत कोशिश हुई मौलाना साहब को मनाने की, अपोजिशन गई, हुकूमत गई, और उसका फिर शाखसाना ये हुआ कि जब ये सारा खेल हो गया, ख्वाजा आसिफ असम्बली के हाथे से बाहर निकले, और बाहर निकलते इंतहाई मायूस दिखाई दिए, और बाज़ाब्ता उन्होंने कह दिया कि मौलाना ने हमारा साथ नहीं दिया। इस पर ज़रा हम बात करें कि इसकी क्या अब लीगल इम्प्लीकेशंस होंगी, आगे क्या होने जा रहा है। और ये जो तरमीम है, बहुत सारे जो इत्तेहादी हैं और बहुत सारे जो अपोजिशन मेंबरान हैं, उनका ये कहना है, इवन बहुत सारे का सारे इत्तेहादी कह रहे हैं
हमें तो बता दें कि क्या करना चाह रहे हैं आप। तो साबिक अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू अर्ली इन द मॉर्निंग। अख्तर साहब, कल हमने देखा पूरा दिन इतने बजे इजलास होगा, फिर इतने बजे, फिर इतने बजे, हुकूमत नंबर गेम पूरा नहीं कर पा रही है। और जो एक जो उज़र आ रहा है ना अख्तर साहब, वो ये आ रहा है कि मौलाना साहब समेत, फारूक सत्तार समेत दीगर तमाम जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं आप बताइए तो आप करने क्या जा रहे हैं, गो कि अब चीता चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये जो आईनी तरमीम का जो पैकेज है अख्तर साहब, आपके पास ये है और क्या आपको मालूम है कि क्या करने जा रही है हुकूमत? जी, हुकूमत की जो आईनी तरमीम का पैकेज अगर कोई है तो मैंने नहीं देखा। जहाँ तक बात है पॉलिटिकल पार्टीज की कि वो कह रहे हैं कि उनको एतमाद में दिया जाए और उनको बताया जाए कि ये तरमीम है क्या, तो उसी तरह मेरे ख्याल है बार एसोसिएशंस भी शायद यही बात करना चाहती हैं या कर रही हैं कि चूँकि मामला जो है ये कानूनी इस्लाहात का है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का है, तो मुनासिब यही होगा कि उनको भी एतमाद में लिया जाए। और सारी कौम जो है यकीनन ये जानना चाहती है कि जो भी कवानीन लाया जाए या आईनी तरमीम की जाए वो सबके सब जो है वो सामने आए, क्योंकि कभी कलेक्टिव विजडम में नुकसान नहीं हुआ। और ख़ास तौर पे जो एक्सपर्ट्स हैं अगर उनकी इनपुट ली जाए तो बेहतरी ही आई है। कभी जो बात इसमें होगी वो कंस्ट्रक्टिव ही बात होगी। मुझे यकीन है कि जो लोग पार्लियामेंट से बाहर बैठे हुए हैं वो भी इसके अंदर अपना हिस्सा डाल सकते हैं। आप देखेंगे कि 18th अमेंडमेंट जब लेके आई गई थी तब भी जो बात थे उसके अंदर जो है वो किसी को पता नहीं था सवाए पार्लियामेंटेरियंस के जो कि सारे मामले में थे, उनको ही पता था और उसके अंदर इनपुट जो है वो शायद नहीं ली गई थी। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे मामला में वो बहुत सीरियस सिलसिले थे और उसके बहुत दूररस किस्म के उसके नताइज हुए, लेकिन उसमें भी बहुत सारी जगह पे मामला रह गए थे। तो खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हम इस्लाहात लेके जो आ रहे हैं वो शायद इतनी दूरस्त और या मौसर ना हो। ये बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए और काबीना ने मेरे इल्म के मुताबिक कम से कम अखबार में तो नहीं आया कि काबीना ने इस बिल की कोई मुसवदे की कोई मंजूरी दी हो। अगर ये हुकूमती बिल है तो काबीना के मंशा के काबीना की इंडोर्समेंट के बगैर नहीं आ सकता, और अगर ये प्राइवेट मेंबर बिल है तो फिर तो वो उसको टेबल किया जा सकता है, लेकिन डिबेट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ऐसा कल रात को पार्लियामेंट से बाहर निकलते हुए ख्वाजा आसिफ बहुत ज़्यादा मायूस दिखाई दिए। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं थे। उन्होंने बराह रास्त ही कहा है कि मौलाना हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। असम्बली में जो जोड़ तोड़ हो रहा है, मतलब सवाल ये है कि क्या उनका बयान मुस्तकबिल की सियासत में किसी बड़ी तब्दीली का इशारा दे रहा है? आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है इस बारे में? मेरी सियासी बसीरत तो काफ़ी कमज़ोर है और वैसे भी मैं कानून का तालिब इल्म माहिर नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है और ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो सिर्फ ट्रेजरी बेंचेस से अक्रॉस द आयल सब मिलके कर सकते हैं। माजी में भी आपने देखा कि बहुत सारे तरमीम जो हैं उसमें अपोजिशन और जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उन्होंने इकट्ठे मिल के मुल्क और कौम के लिए, मसलन 25वीं जो तरमीम है जिसमें KPK को रिकग्निशन दी गई, उसको मर्ज किया, वो जो मर्जर हुआ KPK में फाटा के कवानीन को ख़त्म किया गया, तो ये एक बहुत खुशआइन बात है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत सारी तरमीम की ज़रूरत है। मसलन मेरे नज़दीक लोकल गवर्नमेंट्स की टेन्योर में और गवर्नमेंट्स का जो सारा सिलसिला है उसको भी आईनी तरमीम के ज़रिए इंश्योर करना चाहिए कि वो टाइमली बेसिस पे हो। मेरे नज़दीक बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ पे एजुकेशन को एक बुनियादी हक दे रहे हैं, हेल्थ को भी एक बुनियादी हक है आपका,
उसके मुतालिक भी आप लेजिस्लेशन कीजिए। ये दोनों जो एजुकेशन और हेल्थ है, ये आपके प्राइमरी टारगेट्स होने चाहिए, प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसके मुताबिक आप इस सारे मामला को फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट की तरफ लेके चलिए। जजेस की अपॉइंटमेंट में जो है बिल्कुल इस्लाहात की ज़रूरत है। जो 1973 में कानून आइन आया था, उसमें इंडक्शन की एज 40 थी हाई कोर्ट के जजेस की। उसके अंदर भी आप देखिए कि उसको आपने 45 कर दिया, तो उसको भी वापस 40 पे आना चाहिए। इसी तरह जो है NFC वगैरह के जो मामलात हैं, इनको रिविजिट करने की जरूरत है। बहुत सारे इस्लाहात चाहिए। एब्सोल्युटली सर, ये जो हमारे बहुत सारे इस्लाहात, बहुत सारी तरमीम ज़रूरी हैं अशतर साहब। एक सवाल ये कि फ़र्ज़ कीजिए अब नंबर गेम कर लेती है ना हुकूमत पूरा, और वो किसी तरीके से इसको पास कराने में कामयाब हो जाती है। अब एक तो ये कि इस पे फिर इम्प्लीमेंटेशन कितना आसान या कितना मुश्किल होगा, एक दूसरा ये कि अगर ये चीज़ हो जाती है तो क्या ये चैलेंज हो सकती है किसी कोर्ट में? जी, चैलेंज बारहा 21वीं तरमीम भी चैलेंज की गई थी, 8वीं तरमीम भी चैलेंज हुई, और चैलेंजेस होते हैं, लेकिन सवाल ये होगा कि क्या ये चैलेंज कामयाब होगा। अब दो चीज़ें होती हैं, एक है कि जहाँ पे सब्सटैंशियल यानी आइन की दूसरी जो शिकें हैं, उनकी कसौटी के ऊपर जब आप उसको टेस्ट करें तो क्या वो उसको पास कर जाएगी या नहीं, ये एक सवाल होगा। अभी तक तो कोई आईनी शिक जो है जिसमें तब्दीली लाई गई हो या आइन जो है उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि हम आईनी तरामीम को भी देख सकेंगे। वो के आइन के अंदर 239 में लिखा है कि उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ, मेरी राय में वो नाक़सी है, आइन की अंदर जो इस्लाहात है उनको चैलेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पार्लियामेंट का काम है। दीज आर पॉलिटिकल क्वेश्चंस। लेकिन आइन में तरमीम का क्या तरीकाकार है, उसके मुतालिक मुझे ज़रूर रिजर्वेशन है, और वो ये है कि आइन के अंदर जब तब्दीली की जा रही हो, आइन के अंदर इस्लाहात लाई जा रही हो, तो फिर वो कंसेंसस ओरिएंटेड होनी चाहिए, वो जल्दी में नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर जो है डिबेट होनी चाहिए, और वो दूररस नताइज को सामने रखते हुए की जानी चाहिए। उसका जो इम्पैक्ट एनालिसिस है वो बहुत ज़रूरी है, और इम्पैक्ट एनालिसिस रातों रात नहीं होता। और जो लफ्ज़ है we the people is not confined only to the members of the parliament. Yes. इसके ऊपर लाजमी तौर पे ये सारे एक्सरसाइज होनी चाहिए। मेरी राय में वो लोग आइन के अंदर तब्दीलियाँ ला सकते हैं जिन्होंने इलेक्शन इस स्लोगन पे लड़ा हो कि वो आइन के अंदर फला तरमीम ला करके बेहतरी की तरफ उसको लेके जाना चाहते हैं, तो फिर उनको साहिब हक होगा। हक तो अभी भी पार्लियामेंट को है, वो सब मिल के ये काम कर सकते हैं। अशतर साहब, ये आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि एक तो ये कि कंसेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए, रातों रात नहीं होना चाहिए, सबके मुशावरत से होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट एनालिसिस उसको कैलकुलेट करके तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए। नाउ अगर आप अशतर औसाफ साहब इस वक्त अटॉर्नी जनरल होते, आप हुकूमत को पहली बात तो ये कि मशवरा क्या देते, और आपकी नज़र में जिस तरीके से हो रहा है ना, क्योंकि कल 3 बजे, फिर 8 बजे, फिर 10 बजे, फिर वो जी एक अलामती कार्रवाई कैंसिल हो गया, आज फिर दोपहर 12 साढ़े 12 बजे, तो इज द गवर्नमेंट गोइंग द राइट वे जिस तरीके से वो करना चाह रही है, या फिर आप कुछ और मशवरा देते हैं उनको? देखिए, मशवरा जो है जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने साहिब मशवरा दिया होगा, लाजमी तौर पे बहुत काबिल आदमी है और बहुत ही ज़हीन है। इसी तरह हमारे वज़ीर कानून बहुत ज़हीन है, हमारे मुशीर कानून बहुत ज़हीन है, और एक बहुत अच्छी लीगल टीम गवर्नमेंट के पास है। उन सब के जो साहिब राय है, उन सब के जो ओपिनियन है वो बहुत वजन रखती है। बात इसमें राय की शायद कानूनी राय की इतनी नहीं है
जितनी पॉलिटिकल तरीके से इस सारे मामले को ले, पॉलिटिकल क्वेश्चंस, लीगल क्वेश्चंस जो होंगे वो तो होंगे कि खदोखाल क्या होने चाहिए आइन के, उसके अंदर किस तरीके से अल्फाज का चुनाव होना चाहिए, उसके अंदर किस तरीके से आप देखेंगे कि उसका बाकी जो शिक है जो आइन की है उसके मुताबिक होगा, क्या उसके अंदर हारमोनियस सारी चीज़ें होंगी या वो डिसजॉइंटेड होगा। ये है लीगल क्वेश्चन जो अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर, एडवाइजर ऑन लॉ और जो लॉ मिनिस्ट्री में लोग बैठे हुए हैं और जो पार्लियामेंटेरियन है, जरूरी नहीं है कि आप वजीर ही हों या अटॉर्नी जनरल हो, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं, जो सेनेट में बैठे हुए लोग हैं, वो बहुत इस पे में करने वाले लोग हैं। आप देखेंगे कि नाइक साहब हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है रजा रबानी साहब हैं, ये दोनों मशहूर लोग हैं जिन्होंने सेनेट को चलाया, जिन्होंने जो कानूनदान है। तो इट इज मोर ऑफ ए प्रोसीजरल थिंग, इट इज ए पॉलिटिकल थिंग। और पॉलिटिक्स में जो है वो उतार चढ़ाव जरूर होता है, लेकिन कानून में स्टेबिलिटी ही होनी चाहिए, आइन में ज्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अख्तर साहब आपने कहा कि इट्स मोर ऑफ अ प्रोसीजरल थिंग, और अगर सिर्फ यही बात है तो आई नो कि यू आर नॉट द एप्रोप्रिएट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट स्टिल आई वुड लाइक टू पुट दिस क्वेश्चन ऑन कि अगर तो सिर्फ प्रोसीजरल है और ये इस्लाहात और तरमीम इतनी ज़्यादा मतलब कि होना ज़रूरी है, तो दीगर जमातों को क्या जो है उनको रिजर्वेशंस है? लाइक मौलाना फजल रहमान साहब, ही इज़ एब्सोल्युटली, वो कहते हैं कि नहीं, मैं इस पे आपको वोट नहीं दूंगा। मंगल साहब तो वो कह चुके हैं कि वो भी नहीं देंगे, और पीटीआई जो है वो ये कह रही है कि आप हमें दिखा दें, आप हमें दिखा दें। इफ़ इट्स जस्ट अ प्रोसीजरल थिंग, हुकूमत दिखा क्यों नहीं देती? क्या मसला? आई थिंक मैं अपने आप को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सका। मैं ये कह रहा था कि ये जो असेंबली का इजलास बार बार मौखर हो रहा है, ये प्रोसीजरल है। जो आइन की तरामीम है या कवानीन जो लेके आ रहे हैं, वो प्रोसीजरल नहीं है, वो सब्सटैंटिव है। दे गो टू द रूट ऑफ मेनी थिंग्स। फॉर इंस्टेंस, चीफ जस्टिस की तैनाती कैसा होना चाहिए, ये प्रोसीजरल बिल्कुल नहीं है, ये सब्सटैंटिव। ये एक सी चेंज होगा जो पहले की जजमेंट से मुख्तलिफ होगा। पहले की जजमेंट से सीनियरिटी का असूल एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आई शुड नॉट बी टेकन टू हैव सेड कि ये इस्लाहात जो लाई जा रही है वो प्रोसीजरल। हाँ, ये मैं ज़रूर करूँगा कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड गिव अप देयर डिफरेंसेस, बिकॉज वो डिफरेंसेस जो हैं वो आपकी हुकूमत के मुताबिक हो सकते हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक डिफरेंसेस होने चाहिए। और अगर कोई आईनी तरमीम या कानूनी तरमीम स्टेट ऑफ पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करने के लिए है, तो मेरी इल्तिजा होगी सबसे कि वो अपने डिफरेंसेस को छोड़कर टॉलरेंस शो करें एक दूसरे के लिए। चार्टर ऑफ टॉलरेंस जरूर लेके आए इन मामला के अंदर, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को बढ़ाएं इस सारे मामला के अंदर, चार्टर ऑफ इकोनॉमी को अपने सीने से लगाएं और इस मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काम करें। याद रखें, अगर लीगल स्टेबिलिटी है, अगर आपका जस्टिस सिस्टम प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर रहा है, लोग भागे भागे आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जब आप देखते हैं कि जगह जगह कंटेनर खड़े हुए हैं आपके कैपिटल में, तो फिर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आएगा। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दोनों चीज़ों की चाहिए, आपको रुपए पैसे की, डॉलर्स की, यूरोस की इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ब्रेन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, आपको ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपके लोग जो है वो मुल्क में वापस आए, इस तरह में लोग वापस आए और उन्होंने अपने मुल्क को इस्तेकाम बख्शा, अपनी फिजिकल इनपुट से, अपनी मेंटल इनपुट से, अपनी इकोनॉमिक इनपुट से। आई थिंक दैट इज द पाथ दैट वी शुड बी टेकिंग। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अश्तर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त सारा मसला ही यही है कि ये जो मुसव्वदा है, मतलब कि सारी चीज़ें हो गई,
नंबर गेम्स पे दावे हो गए, इजलास पे इजलास और उसकी टाइम पे टाइम आता रहा, सब हो गया, लेकिन क्या नहीं हुआ, लोगों के हाथ वो मुसव्वदा नहीं आ रहा कि जिस पे तरमीम करनी है। अब होता है क्या ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हम कर रहे हैं क्या। हमारा वक्त हो गया ब्रेक का, हम जब कहते हैं तो ब्रेक ले भी लेते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। दुनिया बोल है और अब हम जो बात करने जा रहे हैं, क्रिकेट की तो बात हम करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट से वैसे तो अच्छी खबरें आती नहीं हैं। अच्छी ना आए, सिर्फ हारने की आए तो भी चलता है, लेकिन अब जो न्यूज़ आई है वो आई है ये कि फॉर्मर राइट हैंड बैट्समैन बासित अली, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे ये इंकशाफ किया कि शोएब मलिक मैच फिक्सिंग में बराह रास्त मुलव्विस रहे हैं और उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया कि आप ऐसे शख्स को कैसे चैंपियंस कप में एक मेंटोर या कोई भी ओहदा दे सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पे ना देख रहे थे कि ये कब हुई मैच फिक्सिंग, मतलब कि कब कि ऐसा क्या हुआ खुदा ना खास्ता। तो ये आज से बहुत साल पहले हुआ था, 2004-5, आई रिमेंबर, इट्स वेरी ओल्ड। आई वाज वाचिंग दैट मैच और मैंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन देखी भी थी। ये बहुत पहले हुआ 2005-6 में, और उसके बाद शोएब मलिक पे 2 टेस्ट मैचेस का बैन भी लगा था और लेकिन उसके बाद शोएब मलिक कैप्टन भी बने। शोएब मलिक ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फाइनल तक भी पहुंचाया। शोएब मलिक टेस्ट भी खेलते रहे, वनडे भी खेलते रहे, सब कुछ होता रहा। लेकिन अब ये बात क्यों आई है, हमारे साथ लीना मोइन अजीज क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद है। सोनिया, बिल्कुल बिल्कुल वेलकम करते हैं लीना को। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। लीना, ये बताइए कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो पहले ही मुश्किलात का शिकार है, ऐसे में बासित अली ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। शोएब मलिक पर संगीन इल्ज़ाम लगाया है। इस बयान की जो टाइमिंग है उसको आप कैसे देखती हैं, और बग़ैर किसी प्रूफ के किसी पर इल्ज़ाम पर तबसरा करना, क्योंकि बासित अली ने सबूत देने का कहा तो है लेकिन अभी सिर्फ बयान ही दिया है जिससे इतनी हलचल मच गई है, क्या कहती हैं आप? देखिए, ये इस किस्म की जो बातें होती हैं माजी में भी हमारी क्रिकेट में होती रही और क्रिकेटर्स करते रहे, लेकिन जब तक, देखिए मेरे लिए बड़ा सिंपल है, जब तक आप सबूत नहीं देंगे आप ये अपनी क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह सेंसेशन फैला के ये आप एयर टाइम ले रहे हैं या जो भी आप ले रहे हैं या अपने लिए फ़ायदा कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको वाकई पता है कि ये सच एंड सच प्लेयर इज इन्वॉल्व्ड इन मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग, तो प्लीज बराए मेहरबानी सबूत लेके आए, वरना लोगों पे इल्जाम लगाने पे कोई फायदा नहीं है। और जैसे आपने कहा, आजकल तो वैसे ही इतनी बुरी हालत है, टर्मिनल हेल्थ में है हमारी क्रिकेट इस वक्त, थैंक्स टू ये जो पिछले साल 1.5 में होता रहा, टर्मिनल हेल्थ, मैं जान के ये लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये जो है इस वक्त ऐसा करना क्रिकेट के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आपके पास सबूत है तो आप आए, मीडिया के सामने आए, किसी न्यूज़पेपर को दे दें, वो छापें। देखिए, बाहर मुल्कों में ये होता है कि अगर आप ये अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं ना, तो आप क्वाइटली किसी मशहूर जर्नलिस्ट को दे देंगे और वो ये खबर लीक करेगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो भूले बिस्तरे नाम होते हैं वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए खुद थोड़े थोड़े दिन बाद ऐसी बातें करते रहते हैं। मैंने तो अपने करियर में ये तक देखा कि बड़े क्रिकेटर्स एक फाइल लेके फिरते रहते हैं और कहते हैं इसमें मैच फिक्सर्स का नाम है, और आज तक मैंने तो देखा नहीं कि किसका नाम उन्होंने दिया हो। खैर, लेकिन लीना, अब मामला ये है कि शोएब मलिक के एक पुराने इंटरव्यू को कोट किया उन्होंने, और रमीज़ राजा की गुफ्तगू हमने सुनाई भी कि मैच उन्होंने हारने का एतराफ़ भी किया। अब दिस इज़ रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री। अब क्या उस वक्त उनके इस एतराफ़ पर कोई एक्शन हुआ था? देखिए, वो तो मैच मुझे याद है, वो तो डोमेस्टिक का मैच था और उन्होंने गालिबन, इसलिए वो गलत बात थी, बिल्कुल गलत थी, और मैं शोएब मलिक फ़ैन भी नहीं हूँ। गलत बात थी कि एक वो टीम चाहते थे कि वो क्वालिफायर ना करे, तो वो खुद ये मैच हार गया। आई थिंक वो सियालकोट के कैप्टन थे उस वक्त। तो वो जो उन्होंने एतराफ़ किया था, वो भी उनको बिल्कुल, एक तो देखे ना, आप मेंटोर चूज करते वक्त ही देख लेना कि किसको कर रहे हैं आप। मतलब आप जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को कुछ नहीं पता, और मैं कह रही हूँ कि वो क्रिकेट को इस हालात पे पहुंचा दिया उन्होंने कि मजाक बना दिया, टर्मिनल हेल्थ में ले आए, और ये मेंटोर्स भी वो देख के चूज करें कि किसको चूज कर रहे हैं, क्या रेपुटेशन है क्या नहीं। तो अब मैं शोएब मलिक को तो नहीं ब्लेम करूंगी, मैं तो जिन्होंने चूज किए मेंटोर्स इनको करूंगी। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि जिस टीम का कप्तान शादाब हो,
उसका टीम का क्या जो मेंटोर है उसका सुसर होना चाहिए, सकलैन मुश्ताक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इतना बता दें। क्या कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट होती है? किसी चिड़िया बेचारी का नाम है कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट? ये हमारा मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अलीना, क्या आप समझती हैं कि पीसीबी को बासित अली के इस इल्ज़ाम की तहकीकात के लिए कोई एक्शन लेना चाहिए? एक्शन क्या बात ये तो पूछना चाहिए कि भाई अगर आपके पास है कोई सबूत तो प्लीज सामने लाएं, और सामने लेके आएंगे, और बात अगर आपकी प्रूफ हो गई कि सच है तो हम उस प्लेयर को साइड लाइन करेंगे, उसमें लीगल एक्शन भी लेंगे, उसको फिर ऐसा भी करेंगे कि वो मतलब उस पर फाइन्स लगाएं या जो भी लीगल एक्शन होता है मैच फिक्सिंग का। तो और ये खाली शुएब मलिक की बात नहीं है, माजी के तो बहुत से खिलाड़ियों पे ऐसे इल्जाम थे, लेकिन ये ना कि जिस बेचारे पे प्रूफ हो गया वो तो हो गया उस पे एक्शन, और जिस पे नहीं हुआ और वो उसने किया भी तो उस पे उसका वो आज तक बड़े बड़े नाम है हमारे मुल्क में और बाकी मुल्कों में भी होंगे, अक्रॉस द हमारे साथ इंडिया में भी होंगे। सो द पॉइंट इज कि अगर आपके मतलब शॉर्टेस्ट मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपके पास सबूत है तो आप एक्शन लें और सबूत को सामने लाएं। ऐसे आप ऐसे ड्रम ना बजाएं खामखा में, अगर मतलब उसका क्या फायदा। अच्छा, चैंपियनशिप के लिए जो टीम स्टैलियंस का मेंटोर मुकर्रर किए जाने पर अब पीसीबी पर भी जो है ना वो कुछ इस तरह के एलिगेशंस आ रहे हैं, अब इसमें कितनी सदाकत देख रही हैं? क्या वो तो देखें ना, एक मूव भी बड़ी अजीब और गरीब सी है कि आपका टेस्ट मैच सीरीज सीजन चल रहा है, आपने चैंपियंस कप करा दिया वनडे। हालांकि मैं टू बी फेयर मैं ये जरूर कहूंगी कि जो वनडे फॉर्मेट है इट इज यू नो इट इज इन बिटवीन द टेस्ट फॉर्मेट एंड द T20, सो इट्स नॉट अ बैड फॉर्मेट। आपको टेस्ट की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो मिलेगी, क्योंकि आजकल जिस तरह टेस्ट मैच जा रहे हैं, बेसबॉल क्रिकेट आ रही है, तो वो 50 ओवर में आपके बैट्समैन बॉलर्स को कुछ ना कुछ प्रैक्टिस तो मिलेगी। लेकिन जिस तरह की ये विकेट्स हैं फैसलाबाद में, एक ही ग्राउंड पर सारे मैच होना, प्लेयरों को डिफरेंट कंडीशंस ना मिलना, डिफरेंट पिचेस ना मिलना, बैटिंग पिचेस होना, इसका मुझे कोई खास फायदा नजर नहीं आ रहा। और मेंटोर्स की जहाँ तक बात है, इतने महंगे महंगे मेंटोर रखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मतलब आई मीन जब कोचेस हैं तो उन्हीं कोचेस को कहते हैं कि वो आके देखें, रीजनल कोचेस को कहते हैं वो लगा दें, और इसकी जगह ये पैसे क्रिकेट में डाल सकते थे, ये आप ग्राउंड इम्प्रूवमेंट्स पे डाल सकते थे, फैसिलिटीज इम्प्रूव करा सकते, ग्रास रूट में डाल बिल्कुल। सकते थे। अच्छा लीना, कुछ चैंपियन कप की भी बात हो जाए साथ ही, कोई शक नहीं कि चैंपियन कप पाकिस्तान में नए टैलेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। अभी तक आपने मैचेस भी देख ही लिए हैं। अभी पैंथर्स और डॉल्फिन्स के मैच में मजमूई तौर पर 600 से ज़ायद रन बने हैं। इस चैंपियन कप को नए टैलेंट के लिए कितना मुफीद समझती हैं आप? देखिए, ये बहुत सी बातें आपने पूछ ली, मैं इसको बारी बारी एड्रेस करती हूँ। एक तो 600-650 रन अब आम है 100 ओवर की गेम में, 50 ओवर ईच साइड, सो इट इज नॉट अ बैड थिंग। इंटरनेशनल मैचेस में भी आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच हो रहे हैं, उसमें भी 600 रन बन रहे हैं, T20 में 400 रन बन रहे हैं। तो ये 600 रन बजाते खुद कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डिफरेंट पिचेस होनी चाहिए। अगर एक पिच पे 650 रन बन रहे हैं तो एक और सेंटर पे ऐसी पिच होनी चाहिए जिसमें शायद 200-250 रन बने। तो एक के 500 टोटल रन बने, 200, 250, 250, जैसे आज का मैच है, अभी जो पहले टीम जिसने बैट किया उसने ऐसे 230-35 रन बनाए। लेकिन नया टैलेंट का भी फायदा हमें जब होगा जब नए टैलेंट किसी मुश्किल हालात में खेल के आगे आएगा, क्योंकि जब वो फिर इंटरनेशनली खेलेगा तो मुश्किल हालात मिलेंगे, डिफिकल्ट बॉलर्स मिलेंगे, डिफिकल्ट कंडीशंस मिलेंगी, पिचेस मिलेगी। ये जिनको फट्टा पिचेस कहते हैं ना हम लोग अपनी क्रिकेट की जबान में, जो फैसलाबाद में है, जहाँ पे डेनिस लिली ने एक दफा कहा था कि मेरा ग्रेवयार्ड यहाँ बना दें, तो वो फट्टा पिचेस उनको इंटरनेशनली नहीं मिलेंगी। सो पिचेस का भी बड़ा दारोमदार पिचेस पे भी होता है कि नया टैलेंट तो यकीनन नजर आएगा, और 1-2 मैचेस में नजर आ भी रहा है। बट इसमें पिचेस भी डिफरेंट होनी चाहिए, कोई स्पिनर फ्रेंडली होनी चाहिए, कोई बैटर फ्रेंडली होनी चाहिए, कोई फास्ट बॉलर्स की अच्छी होनी चाहिए। सो ये सिमिलर जो बैटिंग पिचेस हैं, उससे कोई आपको अगर नया टैलेंट मिलेगा भी तो वो आगे जाके आपकी कोई मुल्क की खिदमत नहीं कर सकता। तो ये है बस। हाँ, ये एक जरूर बात है कि ये हमें जरूर नजर आ रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि जो यंग प्लेयर्स हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जब हम बाहर इंटरनेशनली तो स्ट्रगल करते हैं। थैंक यू सो मच लीना अजीज हमारे साथ मौजूद थी। और जो पाकिस्तान क्रिकेट में भौचाल है, ये देखिए भौचाल तो आते रहते हैं, लेकिन कुछ दीगर चीज़ें भी जो हैं वो मामलात आए हुए हैं, और वो ये
कि एक वायरल की जो लहर है ना वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फैल रही है और उसमें एक है मंकी पॉक्स। ये अब खौफ की अलामत बनता जा रहा है। तो अब पाकिस्तान में इसकी क्या सिचुएशन है? बहुत से लोग जो देख रहे हैं वो लफ्ज़ सुनते हैं मंकी पॉक्स और उनके जहन में आता है कि भाई ये क्या चीज़ है, इससे बचाव कैसा होता है, इसको हम डायग्नोज कैसे करें, क्या सारी चीज़ें। तो माहिर वबाई अमराज डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब ज़रा डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि मंकी पॉक्स ये कितना ज़्यादा डेंजरस है इस वक्त पाकिस्तान में, क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, कितना ज़्यादा फैल चुका है, ज़रा आप बता सकते हैं इस हवाले से? जी वालेकुम अस्सलाम, बुलाने का शुक्रिया। तो एम पॉक्स जैसे नाम इसका थोड़ा चेंज हो गया, पहले मंकी पॉक्स आया था, तब इसको एम पॉक्स कहते हैं। तो ये जो वायरस है ये तो बुनियादी तौर पे जल्द की बीमारी होती है और ये इंसान से इंसान फैलती है, क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलती है। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो हमारे पास केसेस हमको जिसके जो बारे में पता है वो है जो कि बैरूनी मुल्क से पाकिस्तान में आए हैं और ये एयरपोर्ट की स्क्रीनिंग में पकड़े गए हैं। विद इन पाकिस्तान इसके इतने ज़्यादा भी केसेस नहीं हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसमिशन के। इनफैक्ट अभी तक मुझको ऐसा पेशेंट नहीं मिला जिसको पाकिस्तान के अंदर ही बीमारी लगी है। अच्छा, तो अब मुझे वैसे एक बात बताइए, मैं सोच रही थी जब आप गुफ्तगू कर रहे थे कि ये जो मंकी पॉक्स है और लाइक इसी तरह की बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो वायरल और कई सारे केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और स्पेशली एक केस जिसमें 18 साल लड़की को रिसेंटली एयरपोर्ट से ही मुंतकिल कर दिया गया। ये इसकी मेन वजह क्या है? लाइक आपने कहा कि ये फैल गया, लेकिन कोई रीज़न तो होता है ना कि इसकी वजह से फैला। लाइक टाइफाइड होता है तो कहते हैं जी लंग्स का इन्फेक्शन है, लंग्स की वजह से आगे आगे फैल रहा है। ये मंकी पॉक्स का मेन रीज़न क्या है? पानी है, हवा है, क्या है? तो ये जो बीमारी है ये छूने से लगती है, टच से लगती है। यानी कि अगर ये जो धब्बे होते हैं जिसको कोई छू ले, हवा से भी फैलती है, मगर क्लोज कॉन्टैक्ट से। ये कोविड या चिकन पॉक्स या इस तरह की बीमारी नहीं है कि ये दूर तक फैले, लोगों को करीब रहने की ज़रूरत पड़ती है इसको फैलने से। दूसरी चीज़ ये कि ये बीमारी है तो पुरानी, एम पॉक्स जो है ये 1970s में हमको मिली थी, मगर ये पिछले कुछ सालों से दुनिया में काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, जिसके कई वजूहत हैं। कुछ वजह तो ये हैं कि जो पुरानी एक वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स वाली, जो कि बहुत सारे लोगों को लगी थी, वो अब लोगों को नहीं लगती, वो वाली बीमारी ख़त्म हो गई, मगर उस वैक्सीन से इस बीमारी की भी बचाव होता था, जिस वजह से अब ये थोड़ा सा फैलना शुरू हो गया। डॉक्टर साहब, खाकम बदन अगर किसी को ये चीज़ हो जाती है, सो द पीपल विल बी लाइक थिंकिंग कि भाई क्या करें, सबसे पहले रश करें हॉस्पिटल में। माइंड यू आजकल हॉस्पिटल्स वैसे ही डेंगू, चिकनगुनिया एंड वायरल्स की वजह से वो ER भी उनकी ऑक्यूपेंसी फुल चल रही है, तो व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट इट? बिल्कुल सही। एंड आई थिंक इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल ये है कि आपको पता इसके अलामात क्या हैं, आपको पता कैसे लगे कि आपको ये बीमारी है। बिल्कुल, तो इसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि शुरू के दिनों में बुखार होता है जो कि 2 से 3-4 दिन में बेहतर हो जाता है, और फिर ये जिस्म पे दाने निकलते हैं, और ये दाने पहले धब्बे जैसे होते हैं, फिर एक दाना सा बनता है, फिर उसमें पानी आता है और फिर वो उस पर खुरन निकल आती है, बिल्कुल जैसे चिकन पॉक्स जैसे होता है। अगर आपको बुखार के साथ इस तरह से दाने हैं तो बेहतर है कि आप हॉस्पिटल की तरफ रुजू कर लें, मगर उमूमन तबीयत इतनी ख़राब नहीं होती कि आपको इमरजेंसी जाने की ज़रूरत पड़ती है। उमूमन क्लिनिक के अंदर भी आप जा सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी इतनी ख़तरनाक नहीं है। इसके अंदर अमात की शरह निस्बतन कम होती है, डिपेंडिंग है कौन सा वाला स्ट्रेन या कौन सा वाला वेरिएंट से है। अब पाकिस्तान में जितने भी हमारे पास केसेस आए वो निस्बतन माइल्ड वाले या जो हल्की बीमारी वाले हैं वो वाले आए हैं। दूसरी चीज़, इन दानों में दर्द तकलीफ होती है, तो अगेन क्लिनिक जाके आप इसका बर वक्त आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं और फिर इसका इलाज हो सकता है। ओके, वैसे आलमी इदारे बराए सेहत ने पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी करार दी जाने वाली मंकी पॉक्स की जो ये पहली वैक्सीन के मशरूत इस्तेमाल की मंजूरी दे दी, यानी 50-50 कर भी सकते हैं और नहीं भी। तो क्या आप समझते हैं कि जो आजमाइशी वैक्सीन होगी तो इस वैक्सीन के ज़रिए हमें कुछ हेल्प मिल जाएगी? तो देखिए, इसके अंदर ये है कि ये जो बीमारी है ये अगेन कोविड जैसे इतनी तेज़ी से नहीं फैलती, इस वजह से हम ये रिकमेंड नहीं करते कि सब ये वैक्सीन लें। अमूमन वैक्सीन उन लोगों के लिए जिनके अंदर इसके लगने का ख़तरा बड़ा हो, एंड ख़तरा जो है वो एक तो ऑब्वियसली हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ है, दूसरा चूँकि करीब कॉन्टैक्ट से लगता है तो ये जिनसी ताल्लुकात से भी फैल सकता है। इस वजह से जिन लोगों के अंदर इसका रिस्क ज़्यादा है तो उन लोगों के अंदर ये वैक्सीन देते हैं। अलबत्ता ऐसा नहीं है कि पिछली दफ़ा की तरह पूरे पॉपुलेशन को वैक्सीन करने की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ खुद मखसूस लोग ही हैं जिनको इसको वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, वो मखसूस लोग कौन हो सकते हैं? जिनकी इम्यूनिटी वीक होगी उनको लगवाने चाहिए। हमें पता कैसे चलेगा कि ये वो मखसूस लोग हैं जिनको ये वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड है?
जी, तो इसमें एटलीस्ट अच्छी बात ये है कि वो जब वैक्सीन अगर हमारे पास आती है तो वो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि किन-किन को ज़रूरत है। मगर जनरली फ़िलहाल जो पहली वेव जो वैक्सीन की होगी मोर देन लाइकली ये उन लोगों के लिए होगी जो कि एमपॉक्स के साथ काम करते हैं। यानी कि या फिर लैबोरेटरी के अंदर या फिर अस्पतालों के अंदर। ओके डॉक्टर फैसल, अब ये चीज़ें तो ऑब्वियसली जिनको मैं इम्पोर्टेड बीमारी कहता हूँ ना, अगर कोई पोर्ट से आ रहा है चीज़ें, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगा कि दीगर भी जो हैं इस वक्त जो ज़्यादा ज़ोर पकड़ रही हैं, डेंगू ने, चिकनगुनिया ने, और प्रॉब्लम ये है कि डेंगू चिकनगुनिया फील सो सेम कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि क्या डेंगू क्या चिकनगुनिया, इसके साथ दीगर बीमारियां भी जो हैं। तो इस वक्त ये जो लहर एक आई है, हम देख रहे हैं कि हर साल इसमें इजाफा होता जा रहा है। वी बीन टॉकिंग के क्यों होती है, क्या होती है, बट आई वुड लाइक टू फोकस के भाई ये लहर जो है हर साल इसकी शिद्दत में इजाफा, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? तो इसमें ये है कि ये जो हमारी कुछ बीमारियां हैं जो कि जैसे आपने इम्पोर्टेड नहीं लोकल जो बीमारियां ये इसके अपने सीज़न होते हैं एंड चूंकि अब सितंबर में आ गए तो सितंबर के अंदर हमारा अभी जो सीज़न है वो मलेरिया का थोड़ा सा कम होना, दबाव कम होगा और डेंगू और चिकनगुनिया थोड़ा सा बढ़ेगा। डेंगू चिकनगुनिया दोनों एक ही मच्छर से फैलते हैं, इस वजह से मुंह में दोनों साथ साथ ही चलते हैं। ये अक्टूबर में अब डेंगू अपना पीक लेगा। कुछ साल ऐसे होते हैं जिसके अंदर कुछ बीमारियां ज़्यादा शिद्दत से आती हैं। डेंगू की बहुत अच्छी एग्जांपल है, कुछ साल बहुत ही ज़्यादा डेंगू आता है, कुछ साल डेंगू थोड़ा कम होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएंट फैल रहा है आजकल। मगर बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला कि ये जो सीज़न अभी शुरू है हमारा, ये मच्छरों वाला सीज़न है, तो इसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ज़ीका भी हम कभी कभार देख लेते हैं इसके सीज़न के अंदर। और जैसे जैसे सीज़न कम होगा तो फिर ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वाली सीज़न शुरू हो जाएगा जो कि हमारा विंटर का सीज़न होता है। एंड जस्ट वन मोर थिंग, आई नो अगेन दैट मे बी यू आर नॉट द अप्रोप्रिएट गाय टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट इस लहर में तेज़ी या हर साल इस लहर में ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों का होना, सर ये तो सिर्फ एक लहर की बात नहीं, डज दिस डिपेंड्स ऑन हमारे इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स भी हैं। जैसे हम शहर कराची में, हमें पता है हम कितने पुरफ़िज़ा मकाम पे रहते हैं, हर तरफ सफाई के बेहतरीन इंतज़ामात हैं, तो और सड़कों पे जितनी प्लासिड हमारी रोड है, कोई धूल धुआं मट्टी नहीं है। डॉक्टर साहब, ये सारे फैक्टर्स, ये सारे अवामिल एक वायरल की लहर को मज़ीद मजबूत बनाने में कितना जो है वो किरदार अदा करते हैं? बिल्कुल सही। एंड ये नॉट जस्ट वायरल मगर दूसरे जरासीम आल्सो बिल्कुल। एंड ये तो हमको ऑब्वियसली वी नीड टू नो कि जहाँ पे हम रह रहे हैं हमको अपने प्रोटेक्शन कैसे करनी। एंड इसके अंदर अभी तो हमने ये वायरल की बात की, मगर इससे कुछ महीने पहले टाइफॉइड, डायरिया उसका सीजन था, एंड उससे कुछ पहले चिकन पॉक्स। एंड ऑब्वियसली जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, जैसे जैसे जिस मौसम में उस समय को एहतियात करना ज़रूरी है। एंड कुछ चीज़ों में कंट्रोल है, कुछ में नहीं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक का वक्त हुआ है, ऐसा ब्रेक ले लेते हैं। एब्सोल्युटली, लेकिन देखें ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों से 10 बदस एक गुजारिश, अपने और अपने लोगों का बहुत ख्याल रखें। वायरल तेज़ी से फैल रहा है तो आप भी अपने जो इर्द गिर्द उनका ख्याल रखें। ब्रेक ले रहे उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस एंड एंजॉय योर कॉफ़ी। वेलकम बैक जनाब। एक बात बताइए, पूछिए। आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल तो भरवा लिया है ना? हाँ यार, मैंने भरवा लिया, लेकिन मैं बहुत लेकिन ये कि मेरा नुकसान हो गया। ओहो, मेरा 10 रुपए का टोटल नुकसान हो गया। वो मुझे 10 रुपए का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक लीटर से आप जाए, एक लीटर की कीमत तुम क्या जानो सरकार बाबू, लेकिन बाबू शायद जान गई है सरकार बाबू, इसीलिए क्योंकि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत जो $70 फी बैरल से कम हुई, तो फिर उसका कुछ हमें भी रिलीफ मिला। और रिलीफ ऐसा मिला कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 10 रुपये कम हो गई है, लाइट डीजल की कीमत भी कम हुई है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो अब ऐसे में हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी जो हैं लाहौर में मौजूद हैं। अफजाल, ज़रा बताएं 10 रुपये कमी पे लाहौरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये और डीज़ल की कीमत में 13 रुपये की कमी की गई है। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमायाँ कमी की है और आवाम को बड़ा रिलीफ दिया है, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा किया। देखें जी, मरियम नवाज वगैरह, शबाशी वगैरह मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये मुल्क को जल्द तो जल्द ठीक करेंगे। हमारी यही कोशिश है, गरीब आपको रिलीफ दे रहे हैं, इससे बढ़ के कोई नहीं है। बाकी तो 2 सालों में रिलीफ मिला ही नहीं है, इन लोगों ने दिया है।
शेर जिंदाबाद। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने जो है वो आवाम को बड़ा रिलीफ दिया है और इसके साथ साथ जो है वो ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं उनमें भी कमी की जानी चाहिए। जी चलें, बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं कि 10 से नहीं 10 से भी नीचे जाए, ताकि हम भी और जिंदाबाद कह सकें, कम हो सके लोग, मतलब कि आना चाहिए ना, पेट्रोल अब नीचे आना चाहिए। बट द क्वेश्चन इज के जो IMF की शराइत हैं उसके साथ क्या कम हो सकता है या नहीं, इस पर हम कभी और करेंगे बात। लेकिन राइट नाउ अब क्योंकि हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी और उनके लिए अच्छी खबरों की बात कर ही रहे हैं, तो अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे पाकिस्तानी जोड़े से जिन्होंने 2 साल पहले अपने एडवेंचर का आगाज़ किया, और एडवेंचर जर्नी इनकी अब हम क्या ही बताएं आपको, आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है दे आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। ईमान अजीज़ भट्टी, एक अच्छी बात है कि हमारे कौमी हीरो मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद की पोती हैं, जबकि उनके शौहर चौधरी यूनुस वो एक एजुकेशन एक्सपर्ट हैं। और अभी जो तुर्रे इम्तियाज़ कह लूँ मैं सलीस उर्दू में, द फेदर इन द कैप कह लूँ मैं, हालिया दिनों में कोपहमा की दुनिया में इन्होंने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और खुसरगंग चोटी जो है इन्होंने सर की है। खुसरगंग के दुनिया में 14 चोटियाँ हैं जो कि 8000 मीटर से ऊपर हैं, उनमें से खुसरगंग है, और इन्होंने ये भी काम कर दिया है। तो जनाब अली ईमान अजीज़ भट्टी और चौधरी यूनुस दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो एडवेंचर जोड़े को हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ईमान, अस्सलाम वालेकुम चौधरी यूनुस साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, दोनों ठीक ठाक होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस, वी आर वेरी वेल, थैंक यू। प्लेजर एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट चौधरी साहब, लेडीज़ फर्स्ट, तो मैं चाहूँगा कि ईमान से हम इंटरव्यू का आगाज़ करें। ईमान, सबसे पहले तो आई मीन आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, मी एज अ बेस कैंपर आई नो कि कितना मुश्किल है ये काम सारा, तो ज़रा बताइए खुसरगंग चोटी आपने सर की, कैसे प्लान किया इसको, कितने टाइम में किया, दोनों का कोऑर्डिनेशन आपस में कैसा रहा, हाउ डिफ़िकल्ट वाज इट? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग अस। ये पीक तो काफ़ी मुश्किल थी, हम काफ़ी देर से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। पिछले दिसंबर में हम लोगों ने लेवल 1 और 2 माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग ली थी हुंजा के अंदर, तो उन्हीं के साथ प्लान बना था ये चोटी करने का, क्योंकि हमारा प्लान है आगे लेवल 3 और 4 की ट्रेनिंग भी करना, और ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है फॉर माउंटेनियरिंग। तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 6000 मीटर्स का पीक पहले क्लाइंब करना है, फिर आप जाके वो लेवल 3-4 की सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। सो काफ़ी देर से प्लानिंग कर रहे हैं, और जगोरी इंस्टीट्यूट है स्कर्दू में, जाहिद राजपूत भाई हैं, उनके साथ हमने ये प्लान किया था और उनके साथ हम गए थे इस चोटी। अच्छा, वैसे ईमान एक पर्सनल क्वेश्चन है, ख़वातीन में जनरली इतना एडवेंचर नहीं होता है, बहुत ही कम फीमेल्स होती हैं जो एडवेंचरस होती हैं, तो ये जो एडवेंचर है ये आपके अंदर कहाँ से आया, ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? जी मुझे बचपन से शौक़ था, मैं कम लेवल पे एडवेंचर स्पोर्ट्स करती थी। हम जब फैमिली हॉलीडेज़ पे जाते थे तो आई वुड ऑलवेज़ गो फॉर द मोस्ट एडवेंचरस थिंग, जेट्स की, पैराग्लाइडिंग एंड इस तरह की चीज़ें। तो जब यूनुस और मैं मिले थे तो इसको बड़ा शौक़ था, ही वुड ऑलरेडी गो टू द माउंटेन्स ट्रैकिंग वगैरह, तो मुझे भी शौक़ था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम इकट्ठे मिल के करेंगे। रॉक क्लाइंबिंग से हमने शुरू किया, यहाँ फेज़ 5 में एक वॉल है, वहाँ हम जाते थे रोज़ाना प्रैक्टिस करने, और वहीं पे हमारी दोस्ती शुरू हुई थी। और हमने फिर आहिस्ता आहिस्ता जी okay, तो so ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हमने शुरू करके द एडवेंचर ब्रॉट दिस एडवेंचर। अच्छा यूनुस, मुझे एक तो लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, एक तो 6055 मीटर की ये आपने की। यूनुस भाई ये बताइए कि जैसे अभी मैम भी कह रही थी कि आपको इसकी लेवल 1 लेवल 2 जाके पहले करनी पड़ती है फॉर अ बिगिनर, इसको कैसे एक इंसान अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है, और ये जो माउंटेनियरिंग स्कूल है गालिबन सिर्फ या तो एक छोटा मोटा शायद हुंजा में, और एक जो सतपारा स्कूल है वो दैट्स इन स्कर्दू, तो एक बिगिनर इसको कैसे शुरू कर सकता है, कैसे इसकी ट्रेनिंग होती है? जी फैसल भाई, सो 2-3 इसके हैं लेवल्स। एक तो ट्रैकिंग का है,
एक बेसिक लेवल ट्रैक तो पाकिस्तान में अल्लाह के जो है ना शुक्र से बहुत सारी छोटी और बड़ी पीक्स हैं हमारे पास। 500 मीटर से शुरू होती है और 8000 तक, जो कि दुनिया में कहीं पे भी हमारे अलावा नेपाल में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप नथिया गली जाके भी छोटे मोटे ट्रैक से शुरू कर सकते हैं। और मैंने भी ऐसे शुरू किया था और फिर ईमान और मैंने साथ जाना शुरू किया। हमने शादी के फ़ौरन बाद अपने हनीमून के लिए 4500 मीटर पीक की, जिसकी अभी आप तस्वीर दिखा रहे हैं। तो अभी 2 साल की हमारी सालगिरह हुई थी शादी की, तो हमने ये प्लान किया था कि हम अब 6000 मीटर भी करेंगे। बट इसके लिए फिर जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग करनी पड़ी, हमने छोटी पीक्स की, हमने वज़न डाल के एक्सरसाइज की, लाहौर में भी की, क्योंकि हम ज़ाहिर बात है 200 मीटर के ऊपर हमारी रिहाइश है। तो वहाँ से फिर 2000 मीटर पे स्कर्दू जाना और फिर वहाँ से आगे 6000 मीटर पे जाना, जो कि 20000 फुट है। आपको आहिस्ता आहिस्ता रुक के एक्लाइमेटाइज भी करना पड़ता है। हमने फ़र्स्ट एड, रेस्क्यू, मेडिकल ट्रेनिंग, लाइफ सेविंग ड्रग्स क्या होते हैं, बिकॉज जब आप हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन कम होती जाती है, और अपने आप को आपने कैसे बचाना है, रेस्क्यू कैसे करना है, सेफ्टी इक्विपमेंट को कैसे इस्तेमाल करने, ये सारी चीज़ें हमने आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी की, ट्रेनिंग ली। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मिल जाते हैं, जो आपके मोहसिन होते हैं और हम ख्याल भी होते हैं, जो आपको साथ साथ इंकरेज भी करते जाते हैं। सो हमें भी यकीन नहीं था कि हम ये पीक कर लेंगे, लेकिन जब हमने की है तो बहुत सारे लोगों ने इस बात को सराहा, हमारे साथ सेलिब्रेट किया, हमारे उस्तादों ने भी, और जैसे कि आपने भी हमें आज दावत दी है और ये एजाज़ दिया है कि हम आपके शो में आए। सो स्टार्ट इसका आहिस्ता आहिस्ता ही शुरू होता है, फिर एज़ यू प्रोग्रेस ये ख़तरनाक भी होती जाती है बट टेक्निकल भी होती जाती है। सो इसका अगला लेवल ये है कि वी कैन डू नाउ 6000 से ऊपर की भी पीक्स इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने साथ दिया और वसाइल दिए। एंड इट्स आई होप आई कैन जॉइन यू पीपल एज वेल। अच्छा, क्यों लेके जाएं कबाब में हड्डी को अपने साथ? आई एम सॉरी, आई एम अ ट्रैकर, आई हैव डन मेनी ट्रैक्स। अच्छा, तो नहीं चले सर, आप अगर आप ये समझ रही हैं कि ये काम सिर्फ एक जोड़ा ही कर सकता है अकेले, तो ऐसा नहीं होता। वो वैसे नहीं बता रहा, मैं कह रही हूँ कि वो दोनों क्यों सोचें कि फैसल को साथ या सोनिया को साथ लेके जाएं, दोनों अपना एडवेंचर करेंगे। नहीं तो मैं पीछे पीछे चल लूंगा यार, मैं नहीं कबाब में हड्डी बनूंगा। अच्छा, ये तो हमने नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको बल्कि आप ही की बात को मैं कुछ शामिल करना चाहूँगा। बड़ी फनी बात है, जब शादी से पहले मैं अकेला लड़कों के साथ ट्रैक किया करता, तो जब मैं ईमान को अपने साथ लेके गया ना, तो एक टूर ऑपरेटर मेरा दोस्त है, मुझे साइड पे ले जाके कहता है कि यूनुस भाई, बीवी तंग करती है, नाश्ता नहीं देती, सजा देने के लिए लाए हो, क्यों लाए हो? वेल, एब्सोल्युटली आहिस्ता ढेर सारे लड़कों में एक लड़की भी आ गई। हाँ, तो इट्स सो ब्रिलियंट टू सी। अच्छा, अगर खातीन की बात करें, नायला कियानी एंड ऑल बड़ा ज़बरदस्त कर रही हैं। अच्छा यूनुस भाई, मैं आपसे एक ज़रूर बात करना चाहूँगा, देन फिर हम मैम की तरफ चलते हैं कि अब ये तो हो गया ना कि आप लोगों ने कर लिया ये सारी चीज़ें, जो इक्विपमेंट कॉस्ट होता है हाइकिंग के लिए, इवन फॉर ट्रैकिंग के लिए, ये ही इतना महंगा होता है और आप तो चोटी सर करने जा रहे हैं। तो ज़रा मुझे कॉस्ट का ज़रा मोटा मोटा खर्चा बताएंगे, जूतों से लेके जैकेट्स, और इसमें कितना सब कुछ आ जाता है? देखें, आपको हर किस्म का पाकिस्तान में ना सामान सेकेंड हैंड भी मिल जाता है, जो लंडा बाज़ार कहा जाता है एक वक्त के अंदर। कुछ लोग अब तो बहुत मुश्किल से मिलती हैं आपको। आप रिस्क लेंगे? मिल जाए करती कोई चोटी सर करने के लिए आप ले चुका हूँ ना, आपको बता रहा हूँ मैं। 2 साल तो ईमान को हुए, उससे पहले ये मैंने भी लिया है। लंडे के जूते मैं पहन के ट्रैक पे गया था, तो जूते की सोल उतर आई, फिर मुझे रस्सी के साथ उसको बांधना पड़ा। या इस वाली एक्सपीडिशन पे भी मेरे साथ हुआ है। सो ये होता है। फिर जो महंगे जूते हैं जो बाहर से मंगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बनते नहीं हैं, वो बहुत महंगे होते हैं, उनकी प्राइस ही बहुत ज़्यादा है। कभी कभार आपको लोकल ब्रांड्स के भी जूते मिल जाते हैं। जैसे जैसे टेक्निकल और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट होती है, उस पर कहा जाता है कि उस पर रिस्क ना लिया जाए। वो आप कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी मंगाएं। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना तो उस लेवल की ट्रेनिंग है जो बाहर के लोग हमारे मुल्क में आके चोटियाँ समिट कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुल्क में ट्रेनिंग भी मिलती है, इक्विपमेंट भी बनती है, हमें इंपोर्ट करानी पड़ती है। तो थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा एक्सपेंसिव है। हमारे भी जो लिमिटेड वसाइल हैं उसमें जितना अभी तक हमने कर लिया है वो भी बहुत है, बिकॉज इससे अगले लेवल पे अगर आप जाएं तो बहुत ही महंगा होता है। अगर जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमने डाउन जैकेट्स इस वीडियो में पहनी हुई हैं, कुछ हमने लोकली उठाई थी, बट फिर हम ऐसे ट्रैक्स पे भी गए जहाँ पे हम सर से लेके पैर तक मूसलाधार बारिश में भर गए थे, हमारे कपड़े भी गीले हो गए, सर्दी भी बहुत थी।
सो फिर हमने ऐसा किया कि हमने कहा कि नहीं, हम रिस्क नहीं लेते, तो फिर हमने अच्छी जैकेटें भी मंगवाई और उस रेन कवर्स भी मंगाए। सो ये अब आपका ख़र्चा जो है हज़ारों में भी होता है, लाखों में भी होता है, डिपेंडिंग कि आप किस किस्म की एक्सपेडिशन कर रहे हैं। जो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जिस तरह के जूते आप अभी देख रहे हैं, ये आइस क्लाइंबिंग के जूते हैं, इसके साथ क्रैम्पॉन लगता है, हार्नेस लगता है और कैराबिनर्स और रोप भी इसकी स्पेशलाइज होती है। तो जी, ये तो लाखों में बात चली जाती है। और अगर आप इससे अगले लेवल पे जाएं, जो K2 को लोग सबमिट करते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन के कैनिस्टर भी काफ़ी महंगे होते हैं। मतलब एक कैनिस्टर आपको $500 तक का मिलेगा, तो जो लोग ऊपर साथ लेके जाते हैं। वैसे एक क्वेश्चन है मेरा कि ये जितनी भी चीज़ें आप साथ कैरी करते होंगे ना, लाइक आप हाइट पे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है और बहुत सारी चीज़ें, तो ये आप लोग कैरी हाथ से उसको लाइक अपने साथ कैरी करके उसको बैग में डाल के इतना वज़न के साथ ऊपर चढ़ाई करते हैं, मतलब ये इतना इजीली आप लोग कैसे कर सकते हैं? इसके लिए कोई खास स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है? बट देयर आर पोर्टर्स एज वेल। इजी तो बिल्कुल नहीं होता, इसी के लिए हम ट्रेनिंग करते हैं। हम लाहौर में वॉक करते हैं बैग में वेट डाल के, और सीढ़ियाँ ऊपर नीचे हम लोग क्लाइंब करते हैं ताकि प्रैक्टिस हो एल्टीट्यूड की और वेट की, और बिकॉज़ ये बहुत मुश्किल होता है। और पोर्टर्स होते हैं, लेकिन टू सम एक्सटेंट आपने अपना सामान बेसिक जो कपड़े, हाइड्रेशन, पानी के और खाना, जो आपको इमीडिएटली चीज़ें चाहिए वो आपने ख़ुद कैरी करनी होती हैं। बाकी टेंट और इस तरह की जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो पोर्टर्स लेकर जाते हैं आपके लिए। अच्छा, आखिर में मुझे 10 से 20 किलो तक की ईमान मैंने ट्रेनिंग की है कि इतना वज़न डाला हुआ है हमने अपनी कमर पे। हाँ बिल्कुल। अच्छा ईमान, व्हाट्स द नेक्स्ट चोटी दैट आप प्लान कर रही हैं कि आप सर करेंगे? जी अभी ऐसा कुछ उस तरह से प्लान नहीं है, लेकिन हम अभी अपनी ट्रेनिंग पे और काम कर रहे हैं। अभी वो जैसे मैंने आपको बताया था लेवल 3 और 4 की ट्रेनिंग हम अभी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो जैसी उस ग्रुप का प्लान बनता है हम उनके साथ ही जगोरी इंस्टीट्यूट के साथ ही करेंगे वो वाला ट्रेनिंग। और आई थिंक उस ट्रेनिंग का पार्ट होगा, इट विल बी पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग कि हम एक और चोटी तभी करें। सो हमारा इतना कोई अभी ऊंची चोटियां करने का प्लान नहीं है, हमारा ट्रेनिंग बढ़ाने का है। एंड ऑल्सो जैसे अभी पहले बात हो रही थी कि बहुत महंगा शौक़ है, तो हम होप कर रहे हैं और प्ली कर रहे हैं कि हमें कोई सपोर्ट मिल जाए, कोई फंडिंग मिल जाए, इक्विपमेंट और सपोर्ट मिल जाए, ताकि हम इससे भी ज़्यादा कर सकें। और हमारा गोल सबसे ज़्यादा बड़ा ये है कि हम पाकिस्तान की अनएक्सप्लोर्ड जगह देखें, वहाँ जाएं जहाँ लोग नहीं गए हुए, और पाकिस्तान की ब्यूटी प्रमोट करें और अपना नेशनल फ्लैग प्लांट करें। एब्सोल्युटली। ईमान एंड यूनुस, भाई मैं भी इसमें प्लीज़ हाँ जी शामिल करना चाहूँगा कि जैसे ईमान ने भी बताया ना, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चोटियाँ हैं जिनका पहला समिट अभी तक नहीं हुआ। वो 6000 में भी हैं, 7000 वाली भी रिसेंटली समिट हुई है। आजकल एक और टीम आई हुई है कनाडा से जो हमजा में अनक्लाइंब पीक्स को टैकल कर रही है। सो अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी ऐसी चोटियाँ दी हैं जिस पे बाहर से आके लोग पहला समिट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि क्यों ना पाकिस्तानी मर्द और पाकिस्तानी औरत ये करे। चले सर, आप दोनों को भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो, और आपको बेस्ट ऑफ लक। और वो वाली बात जो है वो अब जो ना ठहर गई है कि एक ट्रैक तो साथ करने पर इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। चौधरी सर रहमान हमारे साथ मौजूद थे। देखिए पहाड़ सर करते करते ब्रेक का वक्त आ गया, पता भी नहीं चला। बिल्कुल ऐसा ही है, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम अभी बाकी है, कहीं जाना नहीं है। कितना अच्छा लगता है जब हम आपको सुबह सुबह बताते हैं कि भाई पाकिस्तानी दुनिया में कहाँ कहाँ अपना नाम रोशन कर रहे हैं। थोड़ी सी हमने इन्फॉर्मेशन आपको पहले दे दी थी, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको देते थे इन्फॉर्मेशन कि हमारे स्कॉश स्टार हैं एहसन अयाज, उन्होंने 247वीं जो इंटरनेशनल स्कॉश चैम्पियनशिप है उसके फाइनल तक रसाई हासिल की। और अनफॉर्चुनेटली फाइनल में तो वो जीत नहीं सके, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए, ख़ास तौर पर भारत को जिस तरह हराया। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं। एहसन हमारे साथ मौजूद है। एहसन अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। तो ज़रा टॉक अस थ्रू योर जर्नी, किस तरीके से पूरा टूर्नामेंट आपने शुरू किया। एंड देयर इज़ नो शेम इन लूजिंग टू इजिप्शियंस, वो बड़े टॉप के चल रहे हैं आजकल। जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो।
First of all, मैं असल में I was injured for a while. I've torn my ACL. तो मैं सर्किट से तकरीबन 2 साल के लिए जो है मैं बिल्कुल आउट था. And it's been 12 months कि मैं दोबारा से जो है प्रोफेशनल वर्ल्ड स्क्वॉश टूर्नामेंट्स जो है वो मैं खेल रहा हूँ. तो that was my 6th title. मैं अपना छठा टाइटल जो है ये मैं जीता था कॉलीविल ओपन, जिसमें कॉलीविल ओपन जो है वो तकरीबन 1 हफ्ता पहले जो टूर्नामेंट हुआ था, ये बैक टू बैक मैं टूर्नामेंट्स खेल रहा हूँ. तो वो कॉलीविल ओपन जो है वो कॉलीविल में हुआ था डैलस में. तो उसमें मैं भारतीय अरीफ को जो है फाइनल राउंड में जीता था, और वो कॉलीविल ओपन 2024 में जीता था. ये अभी दूसरा टूर्नामेंट हो रहा था 24 इंटरनेशनल स्क्वॉश चैम्पियनशिप, जो यहाँ पे न्यू जर्सी में हो रहा है. और इसमें आज मेरा फाइनल राउंड था इजिप्शियन प्लेयर से. ऑल्दो इट वाज अ वेरी टफ मैच बट समहाउ इट्स पार्ट ऑफ द गेम. तो आज मैं फाइनल राउंड में जो है हार गया. तो माशाल्लाह से मैं पाकिस्तान के लिए एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल जो है इन दोनों टूर्नामेंट्स में जीत चुका हूं. चलें, ग्लैड टू हियर दैट. लेकिन मुझे और मेरे ख्याल से फैसल को भी ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि जब भारतीय आपका हरीफ था उससे कैसा रहा आपका मुकाबला, और मेंटली प्रेशर में तो आप आए होंगे कि भाई सामने जो है भारत है, बताना है इसको आज. नहीं, असल में जब मेरा भारतीय हरीफ से मैच आया तो मेरे सोशल मीडिया पे आई बीन रिसीविंग लाइक थाउजेंड्स ऑफ टैग्स, क्योंकि देयर आर फ्रेंड्स and then there are people they keep an eye. तो वो सारे जो है मुझे मैसेजेस और टेक्स्ट कर रहे थे कि भाई इससे नहीं हारना. तो प्रेशर में आए आप फिर. That was more kind of a mental pressure, but end of the day, like being a professional athlete, हमें हर एक चीज़ को साइड पे रखना होता है and we have to go with the plan. तो अल्हम्दुलिल्लाह से उस टूर्नामेंट में मैं उसको जीत चुका था यार. एहसन, हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली यू टॉक अबाउट द लेजेंड्स, जाहांगीर खान. जहांगीर खान पाकिस्तान का एक यू नो एक अपर हैंड रहा टिल 80s या यू से अर्ली 90s, और उसके बाद भी उसके बाद एक स्पेस आया. नाउ यंगस्टर्स लाइक यू वो दोबारा इसको ऊपर लेके आ रहे हैं. बट माई क्वेश्चन इज़ कि ये इजिप्शियंस जो हैं हाल ही में इन्होंने बहुत तगड़ी फाइट देना शुरू कर दी है. सो आप इजिप्शियंस जो आपके ओपोनेंट होते हैं उनको कैसे रैंक करते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे हो रही है, और उनके पास इतना ज़्यादा टैलेंट यू नो कैसे आ गया, उन्होंने कैसे स्क्वॉश पे अपना अपर हैंड वो ले आए? जी बिल्कुल, इजिप्शियन जो है अभी स्क्वॉश पे काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं. मैं सेमीफाइनल में भी एक इजिप्शियन को ही जीता था, लेकिन फाइनल में फिर मैं दूसरे इजिप्शियन से हार गया था. इजिप्शियंस एक्चुअली अगर आप देखें वो लोग अभी स्क्वॉश को उनके पास अगर देखा जाए उनके पास स्पॉन्सर्स ही इतने हैं कि दे ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड. वो जाते हैं, ट्रेनिंग जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में करते हैं. अभी मैं यहाँ पे यूएस आया हूँ, तो जितने भी टॉप 50 में जो इजिप्शियंस हैं दे आर ऑल बेस्ड इन द यूएस. यहाँ पे जो है अच्छी ट्रेनिंग करते हैं. दे हैव द फैसिलिटीज़, दे हैव एवरीथिंग. हमारे पाकिस्तान का थोड़ा सा ये है. अभी मैं छोटी सी बात बताता हूँ. ये 2 इवेंट्स में खेलने आया हूँ एंड आई हैव स्पेंड लाइक $2,000 to $2,500 on each and every single event. मैं 6 टूर्नामेंट्स खेल चुका हूँ और हर एक इवेंट पे जो है मेरे $2,000 से $2,500 से एक्सपेंसेस आए हैं एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग बाय माई सेल्फ. तो ये है कि स्क्वॉश एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, और फिर ट्रैवलिंग इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है, आपकी डाइट इतनी एक्सपेंसिव होती है. तो हम हर एक चीज़ को खुद ही मैनेज करते हैं. लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो हैं वो सारे क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं, सारे उधर देखते हैं. तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, वो बाहर इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए निकल ही नहीं पाते हैं, ट्रेनिंग तो दूर की बात है. तो दैट्स वन ऑफ द बिग रीज़न के मतलब, और इसी वजह से दिन ब दिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है. इवन इजिप्शियंस ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड टूर में पाकिस्तानियों से डरते हैं. तो बट या दैट्स द ओनली रीज़न कि पाकिस्तानियों को वो एक्सपोजर मिलता नहीं है. पाकिस्तानी जो है मतलब उधर ही पाकिस्तान में ट्रेनिंग करते हैं, और वो ट्रेनिंग जो है जैसे जहांगीर और जमशेद ट्रेनिंग करते थे, अभी लाइक द वर्ल्ड इज़ गोइंग विद द फास्ट पेस. हर एक चीज़ चेंज हो गई है, हर एक टेक्निक चेंज हो गई है. बट स्टिल हमारे पाकिस्तानी प्लेयर उन्हीं टेक्निक्स को लेके और फिर भी लाइक इतना परफॉर्म कर रहे हैं. तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है. वैसे एक बात बताइए एहसन, जैसे क्रिकेट के लिए हम बाहर से मंगवाते हैं अपने मेंटोर्स को कि जी वो क्रिकेट सिखाएं, ऐसे कभी स्क्वॉश के लिए कोई बाहर से नहीं मंगवाया गया आप लोगों के लिए कि भाई ये भी एक गेम है और इसको भी इम्प्रूव करना चाहिए? कोई बाहर से आप लोगों के लिए कभी आया, या कोई अच्छा स्पॉन्सर या हुकूमत ने कोई बहुत बढ़कर मदद की हो?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी जैसे देखिए, मैं आप लोगों को इंटरव्यू दे रहा हूँ। आई बीन गिविंग इंटरव्यूज। मैं थक चुका हूँ। मैं जब कॉलीविल ओपन जीता था, ये 4 दिन इस टूर्नामेंट से पहले, ये 24 इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप से पहले, रात को 3-3 बजे तक आई एम गिविंग इंटरव्यूज। मैं इंटरव्यूज दे के लाइक थक चुका हूँ। वी गेट ओनली अप्रिशिएशन एंड ऑफ द डे। लाइक अभी तक ये मेरा छठा टाइटल है कि मैं जीत रहा हूँ, एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग बाय माय सेल्फ फाइनेंसेस, और अभी तक कोई इंसेंटिव्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कहीं से वो अनाउंस नहीं हुए। बाकी आप जो कोचेस की बात कर रहे हैं, अभी तक हमने किसी इंटरनेशनल कोच के साथ पाकिस्तान में कोई ट्रेनिंग नहीं की। समहाउ आई ट्राई टू मैनेज इट बाय माई सेल्फ। कभी स्पेन चला जाता हूँ या मैक्सिको चला जाता हूँ, एंड दैट्स हाउ लाइक हम ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन चले, कहीं ना कहीं जो है हम अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ किड्स इन पाकिस्तान जो कि बड़े टैलेंटेड हैं, लेकिन इनको वो एक्सपोजर नहीं मिलता है। एब्सोल्युटली। तो पाकिस्तान में जो है लाइक बाकी स्पोर्ट्स को, आई मीन विद स्क्वॉश एज वेल, लाइक बड़ा इग्नोर किया जा रहा है इस सेंस में। और ऐसा डू यू फील कि चले, ये तो आपने बड़े लेवल पे बात बता दी, लेकिन डू यू फील कि ग्रास रूट लेवल पे भी काम नहीं है? एंड बाय ग्रास रूट लेवल आई मीन द स्कूल। हमारी क्रिकेट जैसी आज हो गई है वो भी इसी वजह से है कि हमारे स्कूल्स में ग्राउंड्स नहीं हैं, ठीक है ऐसा। और हमारे पास फुटबॉल, हॉकी, हमारे पास बास्केटबॉल कोर्ट्स नहीं हैं, हमारे 1 रूम 2 रूम स्कूल हैं। सो ये भी तो एक फैक्टर है ना ऐसा, कि क्योंकि ग्रास रूट पे हमारे पास खेलने की सहूलियात ही नहीं है। स्कूल हमारे वो सिर्फ येलो डे, पिंक डे मनाते हैं और उसके बाद बच्चों को एक मुंह में चमचा दे के बोलते हैं स्पून रेस, और वो हो गई रेस एंड दैट्स इट। सो द लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नॉट ओनली एट द बिगर स्टेज बट एट द ग्रास रूट लेवल, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। हमारे, अगर मैं अभी कंपेयर करूँ थोड़ा सा यहाँ पे यूएस को, खैर कंपैरिजन तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे यूएस में हर एक स्कूल में स्क्वॉश कोच हैं। यहाँ पे जितने बच्चे स्क्वॉश खेल रहे हैं, इनके प्रॉपर यहाँ पे जितने कॉलेज में जो स्क्वॉश खेल रहे हैं, वो सारे टॉप की वर्ल्ड रैंकिंग में खेलते हैं, और यही स्कूल से बच्चे निकल के जाते हैं। पाकिस्तान में हमारे नेशनल जो कोर्ट्स हैं, हमारे इस्लामाबाद में है, पेशावर में है, लाहौर में है, कराची में है, दैट्स इट। तो स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं, हमें स्कूल से स्टार्ट करना चाहिए। स्कूल, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग स्क्वॉश को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहचानते तक नहीं है कि स्क्वॉश भी कोई स्पोर्ट्स है या नहीं। तो बिल्कुल ये प्रमोशन गवर्नमेंट को चाहिए, लाइक लोग जो है आगे बढ़े और इस चीज़ में लाइक इस चीज़ को प्रमोट करें। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एहसन, आपका बहुत शुक्रिया। अब मेरे ख्याल से इससे हमें जो है ना, हमें आगे आने वाले शोज़ में कोई वजारत तालीम से लेके उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि जो आपने स्कूल बनाए हुए 1-1, 2-2 रूम्स के, और इतनी भारी भारी फीसें हैं, वो सिर्फ बच्चे बस्ता उठा के लाने के लिए, उसमें और भी कोई सहूलत होनी चाहिए। इस पर बात करेंगे, हमें ब्रेक लेने के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ओजोन की तह के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओजोन से मुराद एक ऐसी तह जो सूरज से आने वाली नुकसानदा अल्ट्रा वायलेट शुआओं को जज़्ब कर लेती है और कराए अर्ज़ को महफूज रखती है उसकी नेगेटिव रेस से। लेकिन गुज़िश्ता 4 दिहाइयों में बढ़ती हुई आबादी, माहौलियाती और फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से ओजोन की हिफाजती तह को शदीद नुकसान पहुँचा है। इस वक्त माहौलियाती आलूदगी से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। एक गैर सरकारी सर्वे के मुताबिक फ़िज़ाई आलूदगी पर कंट्रोल ना किया गया तो अगले 10 सालों में ये मज़ीद 50% तक बढ़ सकती है। और फैसल 2040 तक ये 3 गुना हो जाएगी, यानी कि जो आज बच्चा पैदा हो रहा है वो 2040 तक जो है वो बीमार शहरी की सूरत में सामने आएगा। जो आज से 20 साल पहले पैदा वो भी बीमार ही चल रहे हैं आजकल। तो खैर, माहिर माहौलियात हसन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दुनिया बोल है। आई होप यू आर डूइंग वेल। हसन साहब, दुनिया में आज ओजोन की तय की जो हिफाजत है उसका दिन मनाया जा रहा है। मैं चाहूँगा, वी हैव बीन स्टडिंग इट फ्रॉम चाइल्डहुड ना, कि ओजोन लेयर और कितनी ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है अर्थ की सर्वाइवल के लिए। क्या कुछ कर चुके हैं हम ओजोन लेयर के साथ हसन साहब? कार्बन एमिशन से कितना नुकसान पहुँच चुका है अब तक?
देखिए ये जो ओजोन की लेयर है ना, ये बेसिकली आपको जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं सूरज की, उससे ये हमें महफूज रखती है, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेज़ को रिफ्लेक्ट करके वापस स्पेस में भेज देती है, और जो ज़मीन के ऊपर सूरज की रेडिएशन आती है उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कम होती है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इससे जो इंसान है और बाकी जानवरों को भी उससे ये नुकसान पहुंचता है कि जो स्किन कैंसर है उसके जो है वो वाक़यात बढ़ जाते हैं, और वो और इस तरह की पेचीदगियाँ पैदा करती है लिविंग सेल्स में। तो इसलिए ओजोन लेयर जो है वो कुदरत ने एक ऐसी प्रोटेक्शन बनाई हुई है जो हमें एक सूरज की ख़तरनाक शुआओं से बचाती है। लेकिन इंडस्ट्रियल एज के बाद इंसान ने बहुत से इस तरह के केमिकल्स बनाने शुरू किए जो इस ओजोन लेयर के लिए ख़तरनाक साबित हुए, और इनकी कंसंट्रेशन से जो ओजोन लेयर है स्पेशली साउथ पोल के ऊपर, उसमें एक बहुत बड़ा यूँ कह लें कि एक गैप पैदा हो गया, एक जिसको ओजोन होल कहा जाता है। और जिस वक्त वो होल डिस्कवर हुआ तो उसकी डिस्कवरी भी कोई बड़ी ड्रामेटिक अंदाज में हुई कि कुछ साइंटिस्ट थे जो कि डेटा एनालाइज करते होते थे मुख्तलिफ एटमॉस्फेयर की लेयर्स का, तो उसमें कुछ वैल्यूज़ बहुत एक्सट्रीम आ जाती थी। तो नॉर्मली वो ताकि डेटा एनालिसिस ठीक रहे तो वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ को नॉइज़ समझ के निकाल देते थे। तो एक दिन एक साइंटिस्ट था, उसको पता नहीं क्या ख्याल आया, उसने पीछे काफ़ी सारे सालों का उसने कहा ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ थी जो निकाली जा चुकी थी डेटा में से, उसने सिर्फ उन वैल्यूज़ को उठाया और उनको प्लॉट किया, तो पता चला कि वो सारी की सारी साउथ पोल के ऊपर आ रही हैं। और उससे सबके कान खड़े हुए कि नहीं, वो जो वैल्यूज़ थी वो ठीक थी, वो डेटा एरर नहीं थी, वो इंस्ट्रूमेंट एरर नहीं थी, मेजरमेंट एरर नहीं थी, बल्कि वो सारी की सारी साउथ पोल की रीडिंग थी। और उसको जिस वक्त इन्होंने देखा और उसको एनालाइज किया तो पता चला कि साउथ पोल के ऊपर एक बहुत बड़ा ओजोन होल बन चुका है। और फिर दुनिया इकट्ठी हुई, क्योंकि उसके नुकसानात जो हैं वो बहुत वाज़ेह थे, और उसके जो प्रेडिक्शंस थी कि भाई ये क्यों हो रहा है वो चीज़ भी जो वाज़ेह थी। तो फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ, और दुनिया का ये वाहिद प्रोटोकॉल है जिस पे सारी दुनिया के ममालिक ने साइन किए, उसमें कोई दाएं बाएं नहीं हुआ, सब ने साइन किया। और तमाम मुल्कों ने ये फैसला किया कि इस ओजोन होल को जो है वो हमने तमाम वो एक्शंस लेने हैं जिससे ये ओजोन होल बड़ा ना हो और हमारी ओजोन की लेयर महफूज रहे। और 1989 था मेरे ख्याल में साल जिसमें ओजोन का ये जो था मुआहिदा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये रेटिफाई हुआ, और उसके बाद में ओजोन होल रिकवर हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल सक्सेस है, और ये इस बात का सबूत है कि अगर दुनिया के तमाम लीडर्स किसी एक चीज़ का फैसला कर लें तो वो चीज़ जो है वो फिर उसको दुरुस्त करना मुमकिन है। जी बिल्कुल। हसन साहब, एक सवाल है मेरा, अगर आपको याद हो तो जिस ज़माने में कोरोना था, सब लोग अपने घरों में बंद थे, तो उस वक्त ये बात उठी थी कि जो ओजोन लेयर है उसने अपने आप को रिपेयर कर दिया है और काफ़ी वो हेल्दी हो गई है, और हम काफ़ी हद तक जो है वो उसकी शुआओं से, अल्ट्रा जो सूरज की जो शुआएँ आ रही हैं ख़तरनाक, उनसे हम बच सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग भी उस ओजोन लेयर में होल करने का सबब हैं। जी बिल्कुल। असल में हम जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, उसमें स्पेशली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे थे, अब इनके इस्तेमाल पे पाबंदी लग चुकी है। ये वो इस्तेमाल केमिकल्स थे जो आपके ये स्प्रेज में इस्तेमाल होते थे, आपके परफ्यूम्स में इस्तेमाल होते थे, आपके ये जो इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स हैं इनके लिए भी इस्तेमाल होते थे, और ये और बहुत सी जगहों पे ये इस तरह के जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल होते थे। इनको जो है वो फिर एक एक करके बैन कर दिया गया, इनकी फैक्ट्रीज़ को बंद कर दिया गया, और इनके ऑल्टरनेटिव्स जो हैं उनको डेवलप किया गया। क्योंकि जिस वक्त ये ओजोन लेयर बनी है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का डिस्कवर हुआ कि ये इसका मेन सबब बनते हैं, तो उस वक्त साथ ही साथ ये चीज़ भी मौजूद थी कि भाई हमारे पास ऑल्टरनेट्स हैं इनके, और उन ऑल्टरनेट्स को फ़ौरन अडॉप्ट किया गया। और ये एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए कि इस वक्त जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, मसलन जो इस वक्त आपको क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे बड़ा मसला बने हुए हैं, अगर फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम किया जाए या ख़त्म कर दिया जाए तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत हद तक बेहतर और कंट्रोल हो सकती है। लेकिन जो उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी मसाइल हैं दुनिया में, सियासी और इकनॉमिक मसाइल हैं कि कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं
जो उसके जो ऑल्टरनेट्स हैं उनको थोड़ा सा सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों को ना पता चले कि हमारे पास फॉसिल फ्यूल के जो है वो ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। और जो ओजोन होल की एक, मैं कहता हूँ कि ये ह्यूमैनिटी की सक्सेस है, उस होल को कंट्रोल करना, छोटा करना और फिर उसको नॉर्मलाइज कर देना। उस चीज़ को इस वक्त तमाम क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो हैं वो एज ए मिसाल पेश करते हैं कि भाई अगर ओजोन लेयर के लिए दुनिया इकट्ठी होकर ये काम कर सकती है, ऑल्टरनेट्स को अडॉप्ट किया जाए और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनको फेज आउट किया जाए तो ये मसला हल हो सकता है। तो इसी तरह से फॉसिल फ्यूल्स के लिए भी ऑल्टरनेटिव्स आ चुके हैं, ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। हमने फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करना है और उसके ऑल्टरनेटिव्स को फेज इन करना है, और उसके ऊपर अगर तमाम ममालिक जो हैं वो मुत्तहिद होकर काम करें तो ये चीज़ भी मुमकिन है। और ये बहुत बड़ा एक सबक है जो हमने ओजोन लेयर के उसमें इंटरनेशनली सीखा है। जी बिल्कुल। वैसे हसन साहब, अब तक कोई काम हुआ है, कोई प्लान हुआ या कोई इम्प्लीमेंटेशन हुई हो, कुछ हुआ है या अभी वो वैसा का वैसा ही है? देखिए ओजोन का तो मसला हमने किसी हद तक जो है वो, बल्कि बहुत हद तक हमने जो है उसको बेहतर कर लिया, लेकिन बाकी जो आप काम की बात कर रहे हैं जो फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड है, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, और उसमें स्पेशली पाकिस्तान के बारे में मैं कहूँगा कि हम जिस तरफ अभी तक नहीं आ रहे वो पोल्यूशन कंट्रोल है। उसमें हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो हमारे मुल्क से हो रही हैं वो तो कदरे कम है, वैसे इतनी भी कम नहीं है। हम दुनिया की औसतन जितनी हमारी हिस्सा बनता है हम तकरीबन वो हिस्सा पूरा ही कर रहे हैं। दुनिया की जो एरिया है हम उसका तकरीबन 0.5% है, यानी आधा फीसद है, और हमारी जो गैस एमिशन है वो 1% है। इसका मतलब है कि हम अपने शेयर से ज़्यादा ही गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसके अलावा जो हमारी एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, जिसमें आपके वाटर की पोल्यूशन आ जाती है, आपकी एयर की पोल्यूशन आ जाती है, और जो आपके वेस्ट मैनेजमेंट आ जाता है, उसमें हम अभी तक ज़ीरो हैं। यानी हमने कोई काम नहीं किया इस बारे में। आप देखें हमारे बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर, बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ, उनका जितना भी वेस्ट है वो अनट्रीटेड आपके नदी नालों में चला जाता है, और ये दरिया आखिर में जाके समुद्र में गिरते हैं। और इंडस रिवर से हम तकरीबन 8% दुनिया की पोल्यूशन जो है समुद्र में फेंक रहे हैं। यानी हम दुनिया का 8वां हिस्सा नहीं है, हम दुनिया का हाफ आधा फीसद है, लेकिन 8% दुनिया की पोल्यूशन हम इंडस से समुद्र में फेंक रहे हैं। तो ये चीजें हमारी देखने वाली हैं, ये चीजें देखने वाली है, इस पे हमें जो है पॉलिसी मरतब उनको काम करने की, और इससे हमारी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज आनी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच आपके वक्त का। हम प्रोग्राम के अब आखिरी हिस्से में आ रहे हैं। देखिए हम रोजाना जो है आपको प्रोग्राम के इब्तिदा में कोई अच्छी बात बताते हैं। आज हम आपको प्रोग्राम के इख्तिताम में एक अच्छी, बहुत ही मोटिवेशनल चीज हम बता रहे हैं। हम एक्साइटेड है ना आप देखिए, हम जीतने पे खुश होते हैं, हारने पे अफसोस होते हैं। आप आपको मोटिवेशन दे रहे हैं कि आप उल्टा कर दें इसको। और जो एलाइड बैंक स्टैलियन के कप्तान है मोहम्मद हारिस, उन्होंने इसको बिल्कुल उल्टा करके दिखाया है। ये बंदा ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और इतना ही ज्यादा सच्चा होना चाहिए जिंदगी में। इतने इस सच्चाई के साथ हम आपसे लेते हैं इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखें और खुश रहें, और दूसरों को भी खुश रहने दें। आपका बहुत शुक्रिया। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।